जय हिंद दोस्तों, ताहिर एजुकेशन अड्डा में तहे दिल से आपका वेलकम है। फिर से आज फिर हमने एमसीक्यू लाया है 15 क्वेश्चन का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, बीपीसी पैटर्न पर है। और आप देखिए जाकर अब एमसीक्यू लगाइए और कितना इंपॉर्टेंट है आपको खुद पता चल जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें करंट अफेयर को भी ऐड किया गया है और हर क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा। तो फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके सामने पहला यह प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? 2 सेकंड का टाइम लेना है आपको। इनकी संवादों की भाषा जो थी वो पाली थी। ठीक है, जो संवादों की भाषा का मतलब बोलचाल की भाषा, ये अपने उपदेशों को किस तरह से सही ढंग से एक दूसरे के पास पहुंचा सकते थे, तो उन्होंने पाली भाषा को चुना अपने उपदेशों को पहुंचाने के लिए, अपने बातों को पहुंचाने के लिए। अब हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जाने इसके बारे में, इनके बारे में जानेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में हुआ है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु में हुआ है। कपिलवस्तु है कहाँ? लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको गौतम बुद्ध बोला गया। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, जो बिहार में हमारे घर के बगल में। ठीक है, इसमें इनका 3 फैक्ट जो जानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये घर त्यागे, इनको बोला जाता है महाभिनिष्कर्मण। क्या बोला जाता है? महाभिनिष्कर्मण। ठीक है, आज जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, कहाँ? सारनाथ में, उसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, और फिर इनकी जो मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में, उसको बोला जाता महापरिनिर्माण। याद रखिएगा, घर त्यागने की प्रथा को महाभिनिष्कर्मण, प्रथम उपदेश सारनाथ में जो दिया धर्मचक्र परिवर्तन, जब इनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में, उसको महापरिनिर्माण कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा एमसीक्यू है आपके सामने, कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है। देखिए, इसका जो रिपोर्ट आया है, दिनेश गोस्वामी समिति का जो रिपोर्ट आया है 1990 में आया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट में दल बदल कानून में संशोधन करने की बात कही गई। क्या चीज? दल बदल कानून। दल बदल कानून में संशोधन करने की बात कही गई। ठीक है, और बोला क्या गया इसमें? ईवीएम को ऐड किया गया है। ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन होती है, इसका प्रयोग करने की बात कही गई चुनाव में। ठीक है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बोला गया जो पहचान पत्र में फोटो डाला जाए। पहले सिर्फ नाम होता था, लेकिन इस समिति के आधार पर बोला गया है कि फोटो को भी ऐड किया जाए पहचान पत्र में। तो दिनेश गोस्वामी समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित हैं? ये है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, पहले इनके बारे में जानिए, और अमीर खुसरो के बारे में। इनका जो जन्म हुआ है 1253 में हुआ है। कहाँ हुआ है? यूपी में। 1253 में इनका जन्म हुआ है, यूपी में हुआ है। ठीक है, इनको तोताए हिंद कहा जाता था। तोताए हिंद। अमीर खुसरो का क्वेश्चन आता है, तोता हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। जन्म कब हुआ? 1253 में। कहाँ हुआ? तो यूपी में हुआ। ठीक है, तबला प्लस सितार के संस्थापक माने जाते हैं। यानी कि उसका स्टार्ट करने की जो क्वालिटी है इनमें थी। सबसे पहले तबला और सितार को स्टार्ट इन्होंने किया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है कि इन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा टाइम व्यतीत किया है अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो को कहा जाता है, टाइम कहा जाता है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? बहुत ही इजी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर आपको लगाना है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए समझिएगा, जो डाटा हम लोग यूज करते हैं ना, डाटा को यूज करने के लिए सबसे ज्यादा स्पीड से डाटा को भेजता है। जैसे अभी 5G प्लान का बात हो रहा है। ठीक है,
तो 5G प्लान के लिए कोई भी नहीं ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज़ किया जाए, क्योंकि जो डाटा को हम लोग भेजते हैं वो सबसे ज़्यादा स्पीड में इससे भेजा जा सकता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किससे होता है? प्रकाश किस आधार पर काम करता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में आइरिस का काम क्या है? इसका आंसर है आंख में जाने वाली प्रकाश को नियंत्रित करना। ठीक है, आंख में जाने वाली प्रकाश को नियंत्रित करना आइरिस का काम है। देखिए और समझिएगा, मानव आंख पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है कहाँ? रेटिना पर। मानव आंख पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक प्लस उल्टा। ठीक है, रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, और समझिएगा, जब भी नेत्रदान होता है तो कार्निया के हिस्से को दान किया जाता है। कार्निया के हिस्से को दान किया जाता है नेत्रदान में। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट जानिए कि स्वस्थ नेत्र के जो स्वस्थ आंख है उसके स्पष्ट जो दूरी है मिनिमम 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर है। और हमारा जो मानव आंख होता है वो 576 मेगापिक्सल का होता है। ठीक है, मानव जो आंख होता है 576 मेगापिक्सल का होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे, एक होता है पीवीटी यानी प्राइवेट, ठीक है, तो एक होता है गवर्नमेंटल। समझिएगा, बहुत अच्छा बात। हर चीज अगर प्राइवेट के हाथ में हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? पूंजीवादी। हर चीज, हमारे देश का हर चीज अगर प्राइवेट के हाथ में हो जाए उसको बोलेंगे पूंजीवादी। अगर हर चीज गवर्नमेंटल के हाथ में हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग समाजवादी। ठीक है, लेकिन भारत में कुछ चीज प्राइवेट के हाथों में भी है, कुछ है गवर्नमेंटल के हाथों में। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए, पूंजीवादी प्राइवेट में अमीर लोग और अमीर होते जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो हर चीज अगर गवर्नमेंटल के हाथों में जाएगा समाजवादी में, इसमें अमीर लोग का फायदा है। आप इसमें पूंजीवादी में अमीर लोग का फायदा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो कहां मिलते हैं? ये नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट जो मिलते हैं वो कहां मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लू माउंटेन। नीलगिरी को हम लोग बोलते हैं ब्लू माउंटेन। ठीक है, अब ये समझिएगा बात को। ठीक है ना, ये जो नीलगिरी पहाड़ी अगर हम लोग बोले कहाँ कहाँ इसका विस्तार फैला हुआ है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इसका विस्तार फैला नीलगिरी का। ठीक है, और समझिएगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है? डोडा बेटा। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। ठीक है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल वो कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ये ध्यान समझिएगा। ठीक है, सबसे समझ जानिए, एक और बात जानिए कि विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी कमी से क्या कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। इसमें अटेगा नहीं, बस इतना जानिए, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है जो हड्डी में होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, विटामिन डी कमी से हड्डी में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ठीक है, मछली के यकृत यानी मछली के जो लीवर में जो पाया जाता है वो विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी में कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन डी होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रयू रैमजे यानी रामसे या रैमजे होता है भारत की गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? यह है डलहौजी। डलहौजी का नाम है जेम्स एंड्रयू रैमजे, वास्तविक नाम है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि 16 अप्रैल 1853 में सबसे पहले भारत में रेल की शुरुआत डलहौजी के शासनकाल में। कहाँ?
मुंबई से थाने के बीच, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 में भारत में सबसे पहले रेल चला, ठीक है। और डलहौजी ने क्या क्या कारनामा किया है ये भी जान लीजिए। इन्होंने हड़प नीति, विलय की नीति जिसको बोलते भी हैं, ये था क्या हड़प नीति? हड़प नीति में था कि जिस शासक का कोई अपना पुत्र नहीं है वो गोद नहीं लेगा, ठीक है। गोद लेने से पहले वो परमिशन लेगा अंग्रेजी सरकार से। तो होता क्या है, जो सतारा, जो महाराष्ट्र में पड़ता है सतारा, उनका कोई भी पुत्र नहीं था, तो इन्होंने गोद लेने के लिए अंग्रेजी सरकार के पास एप्लीकेशन लिखा, लेकिन डलहौजी ने उसको क्या किया, नकार दिया। और जब सतारा के शासक की मृत्यु होती है तो सबसे पहले डलहौजी क्या करता है, 1800 में सतारा को सबसे पहले मिलाता है, विलय करता है 1848 में सतारा को। सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र में, यह याद रखिएगा। डलहौजी का हड़प नीति यही है। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में हुआ बघेरा विद्रोह। कहाँ, कब? इसका टाइम है 1818 से 1800 के बीच, 1818 से 1800 बीच के समय का ये युद्ध हुआ है, ठीक है। ये बघेरा सरदार और बड़ौदा के जो गायकवाड़ शासक है उनके बीच में युद्ध हुआ है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस यही है कि बघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ, तब बड़ौदा में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा है? तो हो गया सरदार सरोवर बांध। नर्मदा बचाओ जो है सरदार सरोवर बांध, तब सरदार सरोवर बांध बन रहा था नर्मदा नदी पर, इसके लिए ये विरोध हुआ। अभी होता क्या है ये समझिएगा, ठीक है। ये विरोध अगर विरोध के बारे में बात किया जाए तो सबसे बड़े समाज सेवी आते हैं कौन, मेघा पाटेकर। इनका नाम आता है मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर, बाबा अंडे और बहुत से आदिवासी लोग और बहुत से लोग जो हैं इस विरोध करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। ये गुजरात में, ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है, गुजरात में नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध हुआ। इसमें विरोध इसलिए हुआ कि जब अगर बांध बनेगा तो कई 100 घर उजड़ जाएंगे, ज़मीन, उनका घर सब खत्म हो जाएगा, और सरकार ना उनके लिए रहने के लिए सुविधा करा रही थी ना कुछ करा रही थी, इसके लिए विद्रोह हुआ, ठीक है। और जब अगर बांध बन जाएगा, ज़्यादा ऊंचा बांध बन जाएगा तो पानी का जमा होगा, जिससे पूरा ज़मीन, पूरा जंगल सब ये डूब जाएगा, इसलिए इसमें विद्रोह हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, नाडा ने भारतीय खिलाड़ी सबरजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया। उनका संबंध किस खेल से है? जो संबंध है वेट लिफ्टर से, ठीक है। जो सबरजीत कौर हैं उनका जो संबंध है वेट लिफ्टर से है। अब ध्यान समझिएगा कि ये होता क्या नाडा। नाडा जो होता है NADA, ठीक है, नाडा ये होता है नेशनल एंटी ड्रॉपिंग एजेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई है 2005 में हुई, ये ध्यान रखिएगा। ये भारत एक होता नाडा, ये नाडा एक होता वाडा। वाडा जो है विश्व के लिए, पूरे देश के लिए, लेकिन जो नाडा है हमारे देश के लिए, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो खेल संबंधित है, जो खिलाड़ी ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जैसा ड्रग्स जो नाडा ने प्रतिबंध किया है, जो खिलाड़ी ड्रग्स का यूज़ करते हैं अपने परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, जो हम ड्रग्स लेकर हम चौवा छक्का मार रहे हैं, तो उसके लिए इसने प्रतिबंध किया। अगर कोई ऐसा ड्रग्स जो लेगा, जो नाडा ने प्रतिबंध रखा है, उसके लिए 4 साल से खेल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये है नाडा। 13 नंबर क्वेश्चन है, देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ हुई? तो हुई है उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ हुई है? ये हुई है उड़ीसा में। ये होता क्या है देखिए, यहाँ क्या जैव ईंधन रिफाइनरी में किसे घास से इथेनॉल तैयार किया जाएगा। घास से इथेनॉल तैयार किया जाएगा और इस इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर, ठीक है, जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। घास से इथेनॉल तैयार किया जाएगा और इस इथेनॉल को जैव ईंधन के रूप में यूज़ किया जाएगा पेट्रोल के साथ मिलाकर, जिससे होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके, ठीक है। कहाँ स्टार्ट किया गया है? उड़ीसा में। 14 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अभी चर्चा में रहा है ये।
हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, किस देश में स्थित है? यह है हागिया सोफिया संग्रहालय, तुर्की में। ठीक है, ये तुर्की में, इसके बारे में थोड़ा समझिएगा आप लोग। ठीक है, इसको यूनेस्को ने, ठीक है, इसको यूनेस्को ने क्या किया था, विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया था। ठीक है, विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया था, सॉरी, विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया था किसको? हागिया सोफिया संग्रहालय को। लेकिन तुर्की सरकार ने इसको मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया। ये बहुत चर्चा में रहा, बहुत विवाद के रूप में रहा, बहुत चर्चा में रहा ये। ठीक है, पूछेगा, ये बहुत अभी चर्चा में, इसलिए ध्यान रखिएगा। हागिया सोफिया संग्रहालय कहाँ है? तो तुर्की में है। ठीक है, अगर पूछेगा तुर्की में कहाँ है, तो याद रखिएगा इस्तांबुल में। तुर्की में कहाँ है? तो इस्तांबुल में। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया, जिसका संबंध किससे है? इसका संबंध है सिविल सेवकों से। ठीक है, सिविल सेवकों की काम क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनके जो सिविल सेवक हैं हमारे, उनके कार्य की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये मिशन कर्मयोगी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो बताइए प्लीज़ दोस्त, आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में कितना सही हुआ है। ठीक है, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। अभी सब कुछ मैथ का भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ, और हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब कुछ चैप्टर बाय चैप्टर। उसके बाद फिर MCQ लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद।